हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं BR सेन, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज हम अपना जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपको मेरे द्वारा आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, जो अपने बुक का चैप्टर संख्या 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजी यौगिक। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको इसके बारे में शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम अपना जो बिंदु है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो, अपने पास जब टॉपिक का नाम आ गया संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और शॉर्ट में इसका नाम होता है VBT। इसके नाम से ज्यादा प्रचलित है। किसके नाम से प्रचलित है? VBT के नाम से ज्यादा प्रचलित है। कई बार कई दफे इसको VBT लिखकर छोड़ देते हैं। VBT का अर्थ होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान देना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसका प्रतिपादन देखो, प्रतिपादन का अर्थ होता है इसके बारे में बताने वाला सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक की बात करेंगे। तो कहने का अभिप्राय हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है पॉलिंग। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? पॉलिंग है। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था बेटा? पहला क्वेश्चन अपना यही है कि कई दफा अपने से पूछ लेते हैं VBT सिद्धांत है या VBT का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर वहां पर होना चाहिए पॉलिंग। क्या है? पॉलिंग। देखो, इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है? इस सिद्धांत में आपका होगी जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था व ऑक्सीकरण अवस्था व ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे जो इंपोर्टेंट बात है इस टॉपिक की जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसकी जो मेन बात है उसके प्रतिपादन करता है पॉलिंग। फिर इस सिद्धांत में क्या बताया गया था? वो ये था केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है और उसकी ज्यामिति क्या है, इनका अध्ययन है वो संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा क्या अध्ययन करेंगे हम? ऑक्सीकरण अवस्था किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरी हम पढ़ेंगे ज्यामिति। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, इसके बाद हम ये कहेंगे इस सिद्धांत की निम्न बिंदुएं हैं। निम्न बिंदुएं हैं यानी ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की क्या क्या बिंदुएं हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे या इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम इस सिद्धांत की बिंदुएं कौन कौन सी हैं या अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, पहली अवधारणा, सबसे पहला बिंदु या पहली अवधारणा है
इसमें ये कहा गया था कि जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु कौन सा केंद्रीय धातु है, वो समन्वय संख्या। अब बेटा अपने पास आता है समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड द्वारा बनाए गए बंध की संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। वो क्या है, समन्वय संख्या है के समान, समन्वय संख्या के समान बोल दो या बराबर बोल दो। क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु है वो समन्वय संख्या के समान या के बराबर है, वो क्या करेगा, रिक्त S, P, D कक्षक। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली होता है, और कौन कौन से कक्षक, S, P, D कक्षक क्या करता है, उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। देखो पहले अवधारणा ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु समन्वय संख्या के समान यानी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त S, P, D कक्षक उपलब्ध कराता है। रिक्त S, P या फिर D कक्षक क्या करता है, उपलब्ध करवाना है। ये रिक्त D कक्षक हैं वो क्या करेंगे, देखो ये ध्यान देना, इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति डबलाकार, इसकी आकृति कैसे द्विडबलाकार। तीनों कक्षकों की आकृतियां क्या हैं, अलग अलग है। ये गोलाकार है, ये डबलाकार है, इसकी आकृति क्या है, द्विडबलाकार है। तो आकृति तो क्या हो गई, इन तीनों की आकृतियां क्या हो गई, आकृतियां तो भिन्न भिन्न हो गई ना, यानी भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक उपलब्ध करवाना है। कौन कौन से, भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा भी क्या है, अलग अलग है। S की ऊर्जा, P की ऊर्जा, D की ऊर्जा, इन तीनों में क्या है, डिफरेंस है। तीनों में ऊर्जा क्या है, तीनों की ऊर्जा क्या है, अलग अलग। अब ये कक्षक यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा, आपको ध्यान देना, केंद्रीय धातु है समन्वय संख्या के समान रिक्त S, P, D कक्षक उपलब्ध कराता है। अब जो S, P, D कक्षक हैं उनकी ऊर्जा और आकृति क्या है, अलग अलग है। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, ये कक्षक, ये कौन कक्षक, कौन से कक्षक, ये S, P और D, ये रिक्त कक्षक हैं। कौन कौन से, ये रिक्त कक्षक, ये रिक्त कक्षक समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षकों में बदल जाएंगे। ये रिक्त कक्षक हैं वो क्या है, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, समान ऊर्जा व समान आकृति के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो संकरित कक्षक बन गए तो संकरित कक्षकों की ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। जिस संकरित कक्षकों की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो हम क्या कहेंगे, तथा एक निश्चित आकृति या ज्यामिति बोल दो या आकृति बोल दो या फिर ज्यामिति बोल दो या संरचना, हम लिखेंगे संरचना का निर्माण, संरचना का निर्माण करते हैं। देखो पहली बिंदु है, इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप एक एक बात पर दोबारा ध्यान दे लें। पहली बात क्या कहा हमने, केंद्रीय धातु जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु क्या होता है, जिसके पास कक्षक खाली होते हैं, जो क्या है आसानी से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जो वो क्या करेगा, समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है,
कि बराबर क्या करेगा, रिक्त एस पी डी, रिक्त क्या करेगा, खाली कक्षक रखेगा। कौन कौन से एस पी और डी कक्षक हैं वो उपलब्ध कराएगा। अब इन कक्षकों की आकृतियां क्या है, भिन्न भिन्न है, ऊर्जा क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ये क्या करेंगे, संकरित कक्षकों में बदल जाएंगे। धीरे धीरे किसमें बदल जाएंगे, संकरित कक्षकों में। और संकरित कक्षकों की पहचान होती है उनकी ऊर्जा और उनकी आकृति लगभग समान होती है। तो इसमें लिखा है ये रिक्त कक्षक समान ऊर्जा के संकलित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये संकलित कक्षक क्या करेंगे, एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता दूं आपको, जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास है, अगर मान लो हमारे पास मैं ऐसा कह दूं कि समन्वय संख्या, ये तो यहां कॉलम बना दो समन्वय संख्या का, यहां इसका कॉलम बना दो संकरण का। संकरण क्या होगा वो बात कर लेंगे, और यहां कॉलम बना लेते हैं आकृति या ज्यामिति कैसी होगी इसकी बात कर लें, संरचना कैसे होगी इसकी बात करें। तो यहां हम क्या लिख देंगे, ज्यामिति भी लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, संरचना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, दो तीन कॉलम बना लेंगे। कॉलम जैसे हमने बनाया, पहला कॉलम और बना लो, यहां लिख देना क्रम संख्या। ठीक है, ये अपने पास एक कॉलम हो गया। इस कॉलम को गौर से देखना, समझना। आपने क्या लिखा, पहले लाइन में लिखा केंद्रीय धातु है उस समन्वय संख्या के बराबर रिक्त sp3d कक्षक उपलब्ध कराता है, जिनकी ऊर्जा क्या होगी, रिक्त d कक्षक क्या है, समान ऊर्जा के संगत कक्षकों में बदल जाएंगे, और जो क्या है निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे क्रम संख्या 1, क्रम संख्या आप लगा देना। जैसे समन्वय संख्या 2 की बात करते हैं, मान लो अपने पास ऐसा संकुल कंपाउंड है जिसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2 है। जब समन्वय संख्या 2 होगी तो अपने को पता उसका संकरण क्या होगा, हम लिखेंगे संकरण उसका है sp। कैसा संकरण है, sp है उसका एक कक्षक s खाली रहेगा, एक कक्षक p खाली रहेगा, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करके क्या है, दो कक्षक sp कक्षक बन जाएंगे, एक s और एक p, दो कक्षकों का संकरित कक्षक बना लेंगे। इस घटना को क्या बोलते हैं, संकरण कहा जाता है। जब sp संकरण है, आकृति इस कंडीशन में इसकी रहेगी, कैसी रहेगी बेटा, रेखीय, लीनियर, रेखा के समान, एक सीधी रेखा उसके समान ये रहेगी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। पहला संकरण क्या है, समन्वय संख्या 2 रहे तो आप क्या कहोगे, sp संकरण रहेगा, और आकृति कैसी रहेगी, रेखीय रहेगी। अब देखो नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मान लो समन्वय संख्या 3 रहे तो आकृति क्या होगी, संकरण क्या होगा, sp2, एक s और 2 क्या हो जाएगा, p, और आकृति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय सी आकृति हो जाएगी। त्रिकोणीय बोल दोगे या समतल त्रिकोणीय से, मान लीजिए अपने पास क्या है, m है, ये लाइन है, ये तो रेखीय होगी। और इसी प्रकार से हम कहते हैं ये m है, इसे मैं कहता हूं 1 2 और 3, ये कैसे होगी, त्रिकोणीय आकृति हो गई। ठीक है, इसके बाद नंबर बात करते हैं 3। अगर समन्वय संख्या 4 रहे, इस सिचुएशन में दो प्रकार के संकरण बन सकते हैं। समन्वय संख्या 4 की कंडीशन में दो संकरण बन सकते हैं। कौन कौन से, एक तो मैं कहता हूं dsp2, एक तो क्या बनेगा dsp2 यानी आंतरिक d कक्षक, और बाहरी s और बाहरी p कक्षक क्या करेंगे, संकरण भाग ले लेंगे। इसके दौरान जो आकृति बनेगी उसका नाम है वर्ग समतलीय। क्या बन जाएगी, वर्ग समतलीय, जिसकी संरचना आपको पता है कैसे बनती है बेटा, ऐसी अपने को स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ठीक है, ये कैसी है, वर्ग समतलीय है। इसके बाद में अगर दूसरा मैं कहूं तो होगा sp3 संकरण होगा। मान लो आंतरिक d कक्षक भाग नहीं ले रहा है, आंतरिक d कक्षक खाली नहीं है, तो क्या होगा, एक s और 3 p कक्षक भाग ही लेंगे। इस कंडीशन में आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कहता हूं m, ये अपने पास कैसी होगी स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होगी, चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से 4 नंबर की बात करते हैं, अगर समन्वय संख्या 5 रहे तो इस कंडीशन में अपने पास जो
और एक में बाहरी डी कक्षक भाग ले रहा है। आंतरिक डी कक्षक किसमें ले रहा है? DsP3 में, और sp3d में बाहरी डी कक्षक भाग ले रहा है। जब ये संग्रहण होगा इस कंडीशन में अपने पास आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय पिरामिड, वर्ग समतलीय पिरामिड आकृति होगी, पिरामिडीय आकृति होगी, ठीक है। और इसमें अपने पास रहेगी त्रिकोणीय, इसको हम क्या लिखें? त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति रहेगी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं या ऊपर लिखता हूं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जरा ध्यान देना। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप दोबारा से ध्यान देना, इसको समझना। यहां हम लिख रहे हैं कि ये आकृतियां हैं। देखो हमने अभी क्या लिखा? समन्वय संख्या कितनी लिखी? 5। समन्वय संख्या कितनी लिख दी हमने? 5 लिख दी। तो अपने पास देखो 5 के लिए क्या आएगा? संकट कितने बने? 2। कौन कौन से? DsP3 और sp3d। क्लियर? ये रहेगी तो आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। कैसी आकृति रहेगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। यानी वर्ग समतलीय पिरामिड, इसकी आकृति आप जानते ही होंगे बेटा। इसकी आकृति क्या होगी? ये तो वर्ग हो गया, ये मध्य में M यानी सेंटर में है, और ये वर्ग समतलीय पिरामिड। और अगर ये संकलन है तो हम बोलेंगे त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तब क्या होगा? अपने पास स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? ये तो हो गया त्रिकोण, और ये क्या होगी? द्विपिरामिड। ये कब बनेगी? सिर्फ संकलन क्या रहेगा? sp3d रहेगा। अब देखो लास्ट में अपने पास बात करते हैं 6 नंबर पर हम बात करते हैं। समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6। तो संकलन क्या होगा? DsP क्या होगा? D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। दोनों सिचुएशन में एक ही आकृति होगी, उसका नाम है अष्टफलकीय। कैसे होगी बेटा? उस सिचुएशन में दोनों संकलन क्या होंगे? संकलन में क्या होगा? D2sp3 या फिर sp3d2। आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति की, देखो ये अष्टफलकीय होगी, और अष्टफलकीय आकृति की स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपने पास होगी। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ध्यान देना, पहला जो बिंदु अपना ये था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या करता है? समन्वय संख्या के बराबर sp व d कक्षक उपलब्ध कराता है, जो क्या है? समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं और उससे एक निश्चित संरचना का निर्माण हो जाता है। वो निश्चित संरचना कैसी? अगर समन्वय संख्या 2 है तो संकट sp होगा, आकृति रेखीय होगी। अगर समन्वय संख्या 3 है तो संकलन क्या होगा? sp2 होगा, आकृति त्रिकोणीय होगी। आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय होगी। और अगर समन्वय संख्या 4 है तो अपने पास 2 प्रकार के संकलन बन सकते हैं, एक तो DsP2 और एक होता है sp3d। इसमें क्या हो रहा है? आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है। आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो हम क्या कहेंगे? निम्न चक्रण संकुल कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय की आकृतियां होंगी। 5 समन्वय संख्या 5 है तो 2 प्रकार के संकलन DsP3 और sp3d। DsP3 में वर्ग समतलीय आकृति, वर्ग समतलीय पिरामिडीय आकृति होगी, और इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति रहेगी। अब देखो अपने पास समन्वय संख्या 6, हमने वर्ग उसमें समावेतम भी इसकी बात की थी। अष्टफलकीय आकृति होगी, 2 प्रकार के संकलन हो सकते हैं, आकृति इस प्रकार की बनेगी। एक बिंदु अपना कंप्लीट हो गया, किसका? VBT का पहला बिंदु कंप्लीट हो गया बेटा। पहले बिंदु में आपने कुछ नहीं कहा, एक छोटी सी बात कही है, संकलित कक्षक बनेंगे जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है, ले लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं
बिंदु नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। दूसरी बिंदु क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बिंदु अपने पास है कि वो ये है कि रिक्त कक्षक हैं वो लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनको वो क्या करते हैं, उनसे अतिव्यापन करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा क्या है, हम क्या लिखेंगे, दूसरी बिंदु क्या लिखेंगे, ये रिक्त कक्षक है वो लिगेंड या लिगेंडों के लॉन्ग पैड या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग पैड बोल दो, एलपी बोल दो, या फिर बोल देना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से अतिव्यापन करके, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके निर्माण कर लेते हैं। देखो हमने बिंदु नंबर 2 की बात कर ली। दूसरी बात ये है, देखो क्या है, ये रिक्त कक्षक कौन से डी कक्षक हैं, या मैं ऐसा कर दूं जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके रिक्त कक्षक हैं वो लिगेंड के लॉन्ग पेयर का अर्थ होता है बेटा, हम बात करेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे कक्षक हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन वो संकरण भाग नहीं ले रहे हैं, भरे हुआ है पूरा कक्षक भरा हुआ है लेकिन संकरण भाग नहीं ले रहा है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों से अतिव्यापन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके क्या बना लेते हैं, उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। जैसे मान लो बेटा अपने पास हम कहें, आपने देखा होगा लिगेंड अपने पास NH3 है। अब NH3 में नाइट्रोजन पर क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये नाइट्रोजन वाला जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सीधा क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाएगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो रिक्त कक्षक है वो इससे क्या करेगा, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा। तो क्या होगा, उपसहसंयोजी बंध को क्या तीर के निशान के द्वारा दर्शाएंगे, और तीर का निशान हम जिस परमाणु तरफ तीर का निशान का मुंह होता है वो तो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, और जिधर से तीर का निशान जा रहा है वो होता है डोनर। तो यहाँ ये तो हो गया डोनर और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। डोनर का अभिप्राय हो गया दाता और एक्सेप्टर का अभिप्राय हो गया ग्राही। ये तो देने वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला है, ठीक है। उपसहसंयोजी बंध में दाता और ग्राही दोनों परमाणु होते हैं। ग्राही कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और दाता कौन होता है, लिगेंड। दाता कौन होता है, लिगेंड होता है, और ग्राही कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो ऐसा करें तो लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे लुईस के क्षार होते हैं। सभी लिगेंड कैसे होते हैं, लुईस के क्षार होते हैं। सभी लिगेंड कैसे होते हैं बेटा, लुईस के क्षार होते हैं। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो सदैव किसका कार्य करता है, लुईस अम्ल का कार्य करता है। याद रख जाएगा ना, ये बातें अपने को अतिरिक्त हैं, अपने दिमाग पर रखें। लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड सदैव लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, इसे पता चल रहा है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, और हमने लुईस ने कहा था जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, युग्म प्रेजेंट होता है, वो क्षार होते हैं, ठीक है। ये बात अपने पास हो गई दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हमने ये कहा, ये रिक्त कक्षक लिगेंडों के एलपी का मतलब लॉन्ग पेयर, जिसको हिंदी बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये अपना कौन सा बिंदु हो गया,
दूसरा हो गया। अब देखो अपने पास बात ये करनी है कि अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें जो कक्षक होता है अबंधी कक्षक जिसे बंध बनाता है, जब तक बंध नहीं बनाया वो बनाएगा, वो क्या आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। देखो बिंदु नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। वो ये है केंद्रीय, कौन? केंद्रीय जो परमाणु है, धातु है, केंद्रीय धातु के अबंधी, अबंधी का मतलब जो बंध नहीं बना रखे हैं, बंध बनाएंगे लेकिन पहले से पढ़ जाएंगे, पहले से बंध नहीं बना रहे। अबंधी इलेक्ट्रॉन है, अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक, अबंधी इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं, आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। आंतरिक कक्षकों में क्या होता है बेटा? आंतरिक कक्षकों में क्या होता है? उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, क्या लिखेंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या है? हुंड नियम के अनुसार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसके अनुसार करेंगे? हुंड नियम के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? हुंड नियम के अनुसार। और यदि परबल लिगैंड उपस्थित होते हैं, परबल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो अपने पास जो लिगैंड है वो परबल लाइन में उनका युग्मन है, परबल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो उनका युग्मन हुंड नियम के अनुसार, हुंड नियम के अनुसार नहीं होता है या हुंड नियम के विपरीत होता है, हुंड नियम के विपरीत होता है। देखो इस लाइन में 2-3 बातें इंपोर्टेंट कही है। इस लाइन में 2-3 बातें इंपोर्टेंट ये हैं। पहले देखो ध्यान देना, आपने ये कहा केंद्रीय धातु परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन, अबंधी का जो बंध नहीं बना रखे हैं, जो बंध बनाएंगे, अभी तक बंध नहीं बना रखे लेकिन बनाएंगे, वो क्या है? आंतरिक कक्षक में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं? आंतरिक कक्षक में उपस्थित होते हैं, अंदर के कक्षकों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार होगा। अब हुंड का नियम क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। और परबल लिगैंड की उपस्थिति में हुंड के विपरीत होता है। परबल और दुर्बल लिगैंड की कहानी भी आपको मैं बता देता हूं। देखो हुंड का नियम, पहले हम बात करेंगे हुंड का नियम। देखो बेटा हुंड का नियम आपने 11वीं क्लास में बड़े विस्तार से आपने पढ़ा था कि हुंड के नियम को आपको 11वीं क्लास में बड़े विस्तार से पढ़ाया गया था, आपने विस्तार से पढ़ा था। उसमें क्या कहा गया था कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक-एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक-एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है तो उसके पश्चात ही युग्मन किया जाएगा, पहले युग्मन नहीं करना है। कहने का मतलब ही जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरेंगे या कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे, उस समय पहले समान ऊर्जा वाले एक कक्षक है उनमें एक-एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके पश्चात उनका क्या होगा? युग्मन होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर बेटा? 8 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 पहले कोष में 2, 2s2 दूसरे कोष में 2 और 2p4। बेटा दूसरा कोष यहाँ तक है, ये कोष आ गया। दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोष में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो पहला कोष तो पूरा बराबर बेटा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोष S में अपने पता है एक ही कक्षक होता है, P में अपने पता है 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2s और ये क्या हो गया
तीन कक्षक है, इसको क्या बोलेंगे 2p अक्ष, इसको बोलेंगे 2p y और इसको बोलेंगे 2p z। हालांकि z बीच में आता है लेकिन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अलग। अब इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है, समान है। ये तो अलग हो गया, इन तीनों की ऊर्जा क्या है, समान है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समरस कक्षक कहा जाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों क्या बोलते हैं, समरस कक्षक कहा जाता है। ये कैसे कक्षक है, सारे तीनों के तीनों ये है समरस कक्षक हैं। समरस कक्षक वाला जिनकी ऊर्जा क्या रहती है, समान, जिनकी ऊर्जा कैसी रहती है, समान रहती है, वो कक्षक कैसे कहलाएंगे, समरस कक्षक ही कहलाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। कितने हैं, 4, ठीक है। आपको पता है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे, पहले एक फिर एक फिर एक, क्योंकि समान ऊर्जा वाले हैं, समान ऊर्जा वाले हैं। और समान ऊर्जा वाला को ढूंढने का आधा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन करो, या पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो आपने क्या किया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब चौथा का इलेक्ट्रॉन है वो पहला कक्षक है, उसमें क्या करेगा, युग्मन करेगा। ये तो हुंड नियम की पालना हो रही है। अगर इसको ऐसा गुण नहीं हो तो ऐसा भरेंगे 1 2 3 4, ये यहाँ हुंड नियम लागू नहीं हो रहा है। यहाँ हुंड नियम लागू नहीं, केवल इसलिए क्या है, हुंड नियम की पालना हो रही है। अब इसमें कहा कि पर्पल लिगेंड, अब पता कैसे चलेगा अपने को पर्पल है दुर्बल लिगेंड है, आपको पता कैसे चलेगा ये पर्पल लिगेंड और ये दुर्बल लिगेंड है, बेटा याद रखना होगा। अब याद कितने बड़े लिगेंडों में लिस्ट कैसे याद रखें कि ये तो इधर वाले पर्पल है इधर वाले दुर्बल है, नहीं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मात्र 4 नाम याद रखने। क्या याद रखने, 4 नाम याद रखोगे तो आप आसानी से कह दो ये पर्पल है और ये दुर्बल है। वो 4 नाम कौन कौन से याद रखना, अपने पास एक तो लिखना, आपको याद करना है H2O। एक तो क्या, H2 यानी जल, ये जिसका एक भाग बोलते हैं। एक इसी का भाग है OH माइनस, जिसको हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो बोला जाता है। एक है ऑक्सीलेटो O अक्ष, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो, या मैं कहता हूं C2O4 माइनस, ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेट। और एक अपने पास याद रखना है हैलोजन या हैलाइड। ये 4 अगर लिगेंड याद है तो आप दुर्बल और प्रबल की कहानी आसानी से रख सकते हो या याद कर सकते हो। क्या 4 याद हो जाएंगे, क्या ये 4 लिगेंड याद हो जाएंगे बेटा, लिगेंड 4 याद कर लोगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से जरा देखो, आम बंद करके रिवाइज करो। हैलोजन अक्ष माइनस, सारे हैलाइड आ गए, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आ गए, सारे क्लियर। उसके बाद में H2O वाटर हो गया, एक्वा जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आ गया। उसके बाद OH जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या हाइड्रोक्सो लिखते हैं अपने लिगेंड की भाषा में, यानी उससे यौगिकों में हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा, वो आ गया। और एक आ गया C2O4 जिसका नाम है ऑक्सीलेटो, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीलेटो। 4 लिगेंड को छोड़कर बाकी सब प्रबल हैं। ये तो कैसे हैं, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। ये तो कैसे हैं, दुर्बल लिगेंड है। इन 4 के अलावा चाहे कोई भी आ जाए, चाहे इन 4 के अलावा कोई भी लिगेंड प्रेजेंट रहे, आपको उसको क्या बताना है, प्रबल लिगेंड है। क्या बताना है, प्रबल लिगेंड है। आपको 4 नहीं, और 4 में देखो इसको भी आप कह सकते हैं, अक्ष का मतलब क्या होता है, M C N B R और I, ये होते हैं, ठीक है ना। तो इनके अलावा यानी अक्ष H2O OH माइनस और ऑक्सीलेटो, ये तो चारों कैसे हैं, दुर्बल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। याद रखना, कुछ नहीं करना, आपको केवल 4 लिगेंड याद रखने हैं। अगर ये 4 लिगेंड याद हैं तो चाहे जैसा भी यौगिक आ जाए आप उसकी विधि समझा दोगे पूरी, क्लियर। उसके लिए हम जान रहे हैं कि पॉइंट जानते जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं, अक्ष माइनस, H2O OH माइनस, C2O4 लिख लो, याद करना, दिमाग में लिख लो अपने कि इनको अपने को याद ही रखना है, ठीक है। ये हो गए दुर्बल। अगर ये प्रेजेंट है तो हुंड नियम की पालना होगी, ये प्रेजेंट है तो हुंड नियम की पालना होगी, युग्मन नहीं होगा। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, पर्पल लिगेंड प्रेजेंट, तो हुंड नियम के विपरीत बढ़ जाएंगे, पहले ही क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पर अगर पर्पल लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बना जाता, इसमें नहीं आता, युग्मन हो जाता, ठीक है ना।
ये बात अपने को करनी थी पॉइंट नंबर 3 में। अपने वीवीडी के 3 पॉइंट हो गए। पहला हुआ था एसपीडी कक्षक वृत्त उपलब्ध कराता है तो संकृत कक्ष में बदल जाता है, निश्चित ज्यामिति बना लेता है, ठीक है। दूसरा हुआ था इलेक्ट्रॉन युग्म के अतिव्यापन कर लेंगे और अपने पास उपसर्ग से बंद करा लेंगे। तीसरा हुआ अपने पास कि अबंधी कक्षक आंतरिक भागों पर जंग होते हैं जो क्या है लिगेंड से अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं उपसर्ग से बंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने पास हो गई। अब अपने पास इंपोर्टेंट बात नंबर 4 है, चौथा बिंदु है जो सबसे इंपोर्टेंट है, अपने को वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है। हालांकि इतना हार्ड नहीं है लेकिन अपने को फिर भी याद रखना है। अगर जिनके 3 नियम याद है बेटा वो आसानी से चौथा नियम इजी वे में याद कर सकता है, समझ सकता है चौथे नियम को कि वो क्या नियम है। देखो कैसे, उम्मीद कर रहा हूं आपके मेरी भाषा समझ में आ रही है। अगर फिर भी नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि अगली क्लास में हम और भी अच्छी तरह से यानी और भी अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकें, इजी भाषा का प्रयोग कर सकें और भी, ठीक है। चलो अब देखो बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं। चौथी बिंदु 4 नंबर पॉइंट क्या है, वो ये है यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों को उपयोग करता है संकरण में, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, आप लिखोगे यदि केंद्रीय धातु, यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के कक्षकों का उपयोग संक्रमण या मैं कहूं कि संकरण के लिए करता है, उपयोग संकरण के लिए करता है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल क्या कहेंगे, उच्च चक्रण संकुल या फिर बाहरी चक्रण संकुल या बाहरी चक्रण संकुल कहा जाता है। देखो ध्यान देना, पहला यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है, यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है तो ऐसे संकुल यौगिकों को उच्च चक्रण संकुल या बाहरी चक्रण संकुल कहा जाता है। इसके विपरीत चलिए 5 नंबर क्या लिखेंगे, यदि केंद्रीय धातु अपने आंतरिक कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है तो ऐसे संकुल यौगिकों को निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल कहा जाता है। क्लियर? अपने पास 2 बिंदु हो गए। पहला, अगर आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है तो निम्न चक्रण संकुल और बाहरी डी कक्षक संघ में भाग ले रहा है तो उच्च चक्रण संकुल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास बात ये आती है कि अगर हमारे पास संकरित कक्षकों में, यदि संकरित कक्षकों में अयुग्मित
संकुल अनुचुंबकीय और अनुपस्थित हैं तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये इंपोर्टेंट बिंदु है, आप आसानी से हल कर लोगे। यदि संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन एक ही प्रेजेंट है, तो संकुल अनुचुंबकीय, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या वो संकुल प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या है म्यू द्वारा व्यक्त करेंगे। इसका मान हम लिखेंगे n को प्लस n कोष्टक n प्लस 2 Bn। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ n बराबर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। ये अपना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। कई दफा बेटा इस पर से सवाल पूछ लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लिखिए, तो वहां पर कंफ्यूज होता है, यहाँ एक लिखूं या दो लिखूं। कई बुकों में क्या होता है, बाय मिस्टेक यहाँ पर एक भी लिखा जाता है लेकिन सही उत्तर आते हैं यहाँ पर n कोष्टक n प्लस 2 पूरे के अंडर रूट लगा रहता है। उसी फॉर्मूले की सहायता से सही उत्तर आते हैं। हमने पूरे 6 नियम जाने, बीपीटी के 6 नियम जान लिए। 6 नियमों को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल की सहायता से, हम एग्जाम्पल के द्वारा पूरी बीपीटी को समझाया जाएगा। आप लोग एक बार 6 नियमों की रीडिंग लगाएं। ठीक है। अगली क्लास में आपको एग्जाम्पल की सहायता से ये 6 नियम दोबारा से याद दिलाए जाएंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझाया जाएगा, और साथ में बीपीटी पर से कैसे सवाल आते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।